टारगेट सीकर में आप सभी का स्वागत है। आज हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में पढ़ेंगे और उन महत्वपूर्ण तथ्यों पर प्रकाश डालेंगे जो परीक्षा में आते ही आते हैं। ठीक है, तो देखना है कि कौन कौन से प्रश्न हमारी परीक्षा में महत्वपूर्ण हैं। हम यूपीएससी के स्टैंडर्ड लेवल पर आपको लेके चलेंगे। ठीक है, जिससे आरओ यूपीपीसीएस जैसे विभिन्न प्रकार की अनेक परीक्षाएं आपकी यूं ही निकल जाएंगी अगर आप इनको विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। क्योंकि आरओ में और यूपीपीसीएस में जो आधुनिक जो इतिहास है, मॉडर्न हिस्ट्री है, उससे बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, और आरओ में तो स्पेशली इसको स्थान दिया गया है हिस्ट्री के साथ में मॉडर्न हिस्ट्री, और उसमें भी जो है जो आज़ादी के समय की घटनाएं हुई उन पर विशेष रूप से प्रकाश डाला जाता है। तो इसलिए आपको देखना है कि कौन सा जो तथ्य है हमारे काम का है। ठीक है, हालांकि हमने एक एक पॉइंट को उसी प्रकार रखा है। हमारे ये नोट्स हैं, तो कोई भी अपने नोट्स ऐसे ही प्रोवाइड नहीं करता वैसे, लेकिन फिर भी हम आपके लिए प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि आप अच्छा स्कोर कर सकें परीक्षा में। ठीक है, तो देखना है कि आप किस प्रकार से कितने तथ्यों को रट सकते हैं, रटिए। ठीक है, रटना ही आपके लिए महत्वपूर्ण है इस समय, क्योंकि परीक्षा नज़दीक है और पढ़ना बहुत ज़रूरी है। यूपी पुलिस भी इसी वीडियो से निकालने की आपकी क्षमता बढ़ जाएगी। जो पुलिस है, यूपी पुलिस है, यूपीएसआई है, और किसी भी स्टेट का कोई भी एग्जाम हो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कम एक दो प्रश्न आते ही आते हैं। ठीक है, ये अनिवार्य है आना। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से एक भी तथ्य ना आए। और हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि अगर हमारी वीडियो आपने ध्यान से देखी है तो आप एक भी प्रश्न छोड़ोगे नहीं। ठीक है, तो देखते हैं, शुरुआत करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, हम एक एक तथ्य को पढ़ते जाएंगे और आप उसको ध्यान से देखते चलिए, पढ़ते चलिए, और अपनी कॉपी पेन ले लीजिए, तो जिससे आप जो भी पॉइंट आपको अच्छा लगे और ऐसा लगे कि ये महत्वपूर्ण है उसे तुरंत नोट कर लिए। तो स्थापना कब हुई थी इसकी स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 में। 1885 में 28 दिसंबर को इसकी स्थापना होती है। फिर स्थापना किसने की थी? तो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, जिन्हें A.O. ह्यूम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, A.O. ह्यूम। ठीक है, स्थान यानी जो स्थान था उस समय पे कहाँ पर इसकी स्थापना की गई थी, तो वो बम्बई में की गई थी। और जो विद्यालय था, जो जहाँ पर सभी लोग एकत्र हुए थे, वो कौन सा था? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय। ठीक है, यहाँ पर इसकी स्थापना की गई थी। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी, जिन्हें व्योमेश चंद्र बनर्जी के नाम से जाना जाता है। और इसके सचिव कौन थे? A.O. ह्यूम, जो प्रथम सचिव थे इसके, जिनका पूरा नाम क्या है? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। ठीक है, अब आइए आगे देखते हैं। अगला है, इसमें प्राथमिक सदस्य कितने थे? 72 सदस्य थे। ठीक है, कितने थे? 72, 72। बम्बई प्रेसिडेंसी से इसमें कितने सदस्य जुड़े थे? इसमें जुड़े थे बम्बई प्रेसिडेंसी से 38, मद्रास प्रेसिडेंसी से 21, और जो उत्तर प्रदेश अवध है, जो अवध क्षेत्र है, इसे आधुनिक उत्तर प्रदेश कहते हैं। उस समय ये यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था। तो इससे 8 जो सदस्य थे वो जुड़े थे। ठीक है, बंगाल से 3 और पंजाब से 3, ये महत्वपूर्ण है। बंगाल और पंजाब से कितने जुड़े थे, और एक ये अवध से कितने जुड़े थे, क्योंकि यूपी स्पेशल देना है, आरओ या पीसीएस, तो इसमें 8 पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य के बारे में देखते हैं कि देश के हित के लिए जो लगन से काम करने वाले लोगों को घनिष्ठता और मित्रता के साथ जोड़ना था। यानी एक दूसरे को ऐसे संगठित करना था जो देश हित के लिए काम करें और मित्रता के साथ रहें, घनिष्ठ संबंध हों उनके। ठीक है, दूसरा क्या था? दूसरा था सामाजिक महत्व के प्रश्नों पर
परिपक्व सम्मतियों द्वारा प्राप्त प्रामाणिक तथ्यों का संग्रह करना, ये भी इसका उद्देश्य था। यानी जो ऐसी सम्मतियां, यानी एक दूसरे के विचार इस प्रकार के हों कि उन पर सम्मति जताई जा सके और उन्हें समाज पर लागू किया जा सके। देश को आज़ाद करने के लिए उन नीतियों का पालन किया जा सके, ऐसी नीतियों का निर्धारण करना। ठीक है। देश में व्याप्त धर्म, वंश एवं प्रांत संबंधी मतांतरों का समाप्त कर राष्ट्रीय एकता की भावना को प्रोत्साहित करना, ये इसका तीसरा उद्देश्य था। चौथा उद्देश्य क्या था? अब देखिए आगे देखते हैं। कांग्रेस ने अपने प्रथम अधिवेशन में 9 प्रस्तावों का अनुमोदन किया था। ये प्रमुख हैं, प्रमुख 9 प्रस्तावों का अधिवेशन किया था। ठीक है। प्रथम अधिवेशन में कितने, ये ध्यान रखना है आपको, कितने प्रस्तावों का अनुमोदन किया था? 9। ठीक है। शाही कमीशन के द्वारा, जिसमें भारत को भी उचित रीति से प्रतिनिधित्व की जांच की जा सके हैं। दूसरा है केंद्रीय तथा प्रांतीय लेजिस्लेटिव काउंसिल का विस्तार, वार्षिक बजट पर विचार करने तथा प्रश्न पूछने का अधिकार दिया जाए। ये उन्होंने मांग की थी, अपनी कांग्रेसियों ने अपनी मांग की थी। उस समय के जो कांग्रेसी थे, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो सदस्य थे, उन्होंने ये मांग की थी कि हमें केंद्रीय तथा प्रांतीय लेजिस्लेटिव को काउंसिल का विस्तार, वार्षिक बजट पर विचार करने तथा प्रश्न पूछने का अधिकार दिया जाए। ठीक है। आईसीएस की परीक्षा इंग्लैंड एवं भारत में एक साथ कराई जाए। यानी पहले क्या है कि जो आईसीएस की परीक्षा, जो आधुनिक आईएएस है, ये परीक्षा पहले कहाँ पे कराई जाती थी? ये कराई जाती थी पहले इंग्लैंड में, और बाद में इन्होंने कहा कि इंग्लैंड में नहीं जाना पड़े, जो यहाँ के कैंडिडेट्स हैं उनको भारत में भी ये परीक्षा कराई जाए। ठीक है। तो इसकी उम्र 19 से बढ़ाकर 23 की जाए। पहले 19 वर्ष की उम्र में, 19 वर्ष की उम्र जो है अधिकतम थी आईसीएस में भर्ती होने के लिए, यानी आईएएस की परीक्षा देने के लिए अधिकतम 19 वर्ष की उम्र होती थी। ठीक है। और जिसे बढ़ाने की बात की गई कि 19 से बढ़ाकर 23 वर्ष अधिकतम आयु सीमा की जाए। ठीक है। फिर क्या है आगे देखिए। चौथा है सेना पर खर्च हटाया जाए। जो सेना पर सरकार खर्च करती है, जो हमारे ही राजस्व से लेती है, हमारी जनता से कर वसूली करती है और उसे सेना पर खर्च करती है। जो सेना हमारे भारतीय नागरिकों पर बहुत ज़्यादा दंड देती है, उन पर उपद्रव करती है। ठीक है। तो अगले वर्ष कलकत्ता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन फिर से बुलाया जाए। यानी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन है वो फिर से कहाँ पे बुलाया जाए? कलकत्ता में। ठीक है। कलकत्ता में फिर से बुलाया जाए। कौन सी वर्ष में? तो वो 1886 में। अगले वर्ष मतलब 1886 में, क्योंकि 1885 में इसकी स्थापना हुई, तो अगले वर्ष कब होगी? 1886 में। इसमें कहीं भी सरकार की नीतियों की आलोचना या विरोध की बात नहीं कही गई थी। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। ठीक है। ये प्रश्न में पूछा जा सकता है कहीं भी कि इस समय जो प्रथम बैठक हुई थी कांग्रेस की, उसमें कहीं भी ये ना तो सरकार की आलोचना की गई, ना ही सरकार के विरोध की कहीं भी बात कही गई थी। ह्यूम ने सभा का समापन करते हुए महारानी विक्टोरिया की जी भरकर प्रशंसा की थी। ठीक है। हो ह्यूम जो थे, इन्होंने जब मीटिंग समाप्त हो रही थी तो महारानी विक्टोरिया की बहुत ज़्यादा भूरी प्रशंसा की थी। तो ये बात थोड़ी सी ध्यान में रखना। और क्या है, इस प्रकार जो कूपलैंड के शब्दों में, जो कूपलैंड एक ब्रिटेन का ही अधिकारी था, तो उसके शब्दों में कांग्रेस का जन्म भारत में ब्रिटिश शासन के दुश्मन के रूप में नहीं अपितु मित्र के रूप में हुआ था। कांग्रेस का जो जन्म हुआ था भारत में, इनका ये कहना है कि जो वह ब्रिटिश शासन के दुश्मन के रूप में नहीं हुआ था, अपितु भारत के क्या है, ब्रिटिश शासन के, ये कह रहे हैं कांग्रेस का जन्म भारत में ब्रिटिश शासन के दुश्मन के रूप में नहीं अपितु मित्र के रूप में, यानी ब्रिटेन के मित्र के रूप में हुआ था। वे चाहते थे कि भारतीय लोगों में उपद्रव न हो, उनके मन में अंग्रेजों के प्रति कोई भी बुरी भावना ना हो, तो इसलिए उसका जन्म हुआ था। अब कांग्रेस के संबंध में कथन देखते हैं। डफरिन ने क्या कहा था? डफरिन कहता है कि यह जनता के उस
अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है जिसकी संख्या सूक्ष्म है। हैं, ये उस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है जिस वर्ग की इसमें संख्या ही कम है। ये डफरिन कहता है। कर्जन कहता है कि कांग्रेस अपनी मौत की घड़ियां गिन रही है। भारत में रहते हुए मेरी एक सबसे बड़ी इच्छा है कि मैं उसे शांतिपूर्वक मरने में मदद करूं। ठीक है, शांतिपूर्वक मरने में मदद करूं। तो ये कर्जन कहता है कि मैं कांग्रेस को धीरे धीरे नष्ट होते हुए देखना चाहता हूं, हैं, और मैं शांतिपूर्वक उसे नष्ट करने में मदद करना चाहता हूं। ठीक है, कर्जन ने ही कांग्रेस को गंदी चीज और देशद्रोही संगठन आदि की संज्ञा दी थी। ठीक है, व्योमेश चंद्र बनर्जी ने क्या कहा था? कांग्रेस प्रस्ताव में डफरिन की देन, ये कांग्रेस जो प्रस्ताव था वह डफरिन की देन बताई थी व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। ठीक है, बीपीएससी में एक प्रश्न पूछा गया था, ये आपके लिए महत्वपूर्ण लगाया है हमने। तो जो लाला लाजपत राय हैं वो कांग्रेस को डफरिन के दिमाग की उपज बताते हैं। ठीक है, व्योमेश चंद्र बनर्जी भी बताते हैं और लाला लाजपत राय भी इसे डफरिन के दिमाग की उपज बताते हैं। उन्होंने देन बताया था, इन्होंने दिमाग की उपज बताया था। ठीक है, कांग्रेस सम्मेलनों में को शिक्षित भारतीयों के राष्ट्रीय जो मेले की संज्ञा दी थी। ठीक है, कांग्रेस सम्मेलनों को लाला लाजपत राय ने शिक्षित भारतीयों के राष्ट्रीय मेले की संज्ञा दी थी। ठीक है, अब तिलक क्या कहते हैं, तिलक के बारे में देखते हैं। यदि वर्ष में हम एक बार मेढक की तरह यानी मेढक की भांति टर्राएं तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। उनका कहना ठीक था कि अगर हम वर्ष में एक बार मिलें और एक बार ही हम अपनी अपनी बात बोलकर शांत हो जाएं। जैसे मेढक है, बरसात के समय में थोड़ी समय के लिए बरसात आती है और उसी समय वह टर्राता है, बोलता है और फिर शांत हो जाता है। तो उसकी कोई बात विशेष मायने नहीं रखती, ना कोई ध्यान रखता है उसे। ठीक है, तो इसी प्रकार कांग्रेस को भी पूरे वर्ष भर अपने विभिन्न कार्यक्रमों को चलाना चाहिए, न कि मेढक की तरह टर्राना चाहिए। ठीक है, विपिन चंद्र पाल कहते हैं कि कांग्रेस को याचना संस्था और भिखारी नीतियों की संज्ञा दी थी इन्होंने। कांग्रेस को याचना संस्था यानी ये भिखारी संस्था है, ये मांगती है आज़ादी। ठीक है, मांगनी नहीं है, छीननी है। ठीक है, ये इनका कहना था विपिन चंद्र पाल का। और अश्विनी कुमार दत्त का क्या कहना था कि 3 दिनों का तमाशा। अश्विनी कुमार दत्त ने इसे 3 दिनों का तमाशा कहा था, क्योंकि 3 दिन के लिए ही ये पूरा अधिवेशन होता था शुरुआत में, और फिर उसके बाद में कोई कार्यक्रम ही नहीं। पूरे वर्ष भर शांत बैठे रहो, कौन कहाँ गया कोई निश्चित नहीं। आज़ादी के बारे में या अंग्रेज़ों के प्रति क्या हमें बर्ताव करना है उसके बारे में कोई नीति निर्धारण नहीं। तो इस प्रकार से केवल 3 दिनों का तमाशा अश्विनी कुमार दत्त ने इसे कहा था। आरसी दत्त ने, ये सभी जो कोटेशंस हैं आप एक तो यूपीएससी के जो निबंध लेखन होता है उसमें डाल सकते हैं, और जो यूपीएससी के प्री और मेंस जो होते हैं यूपी पीसीएस के आरओ के, उनमें ये कोटेशंस पूछे जाते रहते हैं कि ये वाक्य किसने कहा था। आरसी दत्त ने क्या कहा था? ब्रिटिश सरकार की एक पूर्व निश्चित गुप्त योजना, इसे बताया था कि ब्रिटिश सरकार पूर्व से निश्चित की हुई एक गुप्त योजना के अंतर्गत काम कर रही है, और वो ये भारत के विरोध में बताया था इन्होंने। ठीक है, और नोट करने वाली बात क्या है कि कांग्रेस की स्थापना लॉर्ड डफरिन द्वारा जन आंदोलन को दबाने के लिए सुरक्षा कपाट यानी सेफ्टी वाल्व के रूप में किया गया था। ये नोट करने वाली बात है। ठीक है, ध्यान दीजिए कि कांग्रेस की स्थापना लॉर्ड डफरिन द्वारा जन आंदोलन को दबाने के लिए सुरक्षा वाल्व यानी सेफ्टी वाल्व के रूप में, सुरक्षा कपाट के रूप में की थी। और ए.ओ. ह्यूम के जीवनकार जो है विलियम वेडरबर्न ने इसकी पुष्टि की है, यानी उसने पूरा बताया कि किस प्रकार से क्या हुआ। जो ए.ओ. ह्यूम का जीवनकार था विलियम वेडरबर्न, उसने इसकी पुष्टि की है। कांग्रेस नेताओं ने ए.ओ. ह्यूम को लाइटिंग कंडक्टर के रूप में प्रयोग किया। ठीक है, जैसे लाइट जलाने के लिए कंडक्टर का प्रयोग होता है उसी प्रकार से। ठीक है, कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, न ही उसके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। लाला लाजपत राय ने ये कहा है इसके बारे में, ध्यान दीजिए। लाला लाजपत राय का ये कोट पूछा जाता रहता है। ठीक है, कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों के द्वारा प्रेरित था,
लोगों के द्वारा मतलब भारत के लोगों के द्वारा, और ना ही उसके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। ये तो डफरिन के द्वारा क्या है, सेफ्टी वाल्व के रूप में प्रयोग किया गया था, और जिसे लाइटिंग कंडक्टर का काम किया किसने, ए.ओ. ह्यूम ने। ठीक है। अब दादा भाई नौरोजी के कहने पर इसका नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस हुआ। पहले इंडियन नेशनल यूनियन था, पहले क्या था इसका नाम, इंडियन नेशनल यूनियन, लेकिन दादा भाई नौरोजी के कहने पर क्या इसका नाम कर दिया गया, इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब सेकंड अधिवेशन देखते हैं इसका। सेकंड अधिवेशन जो है 1886 में, मैंने बताया था ना अभी कि पहला 1885 में, और अगले साल कब हुआ, 1886 में कलकत्ता में। दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष बने, और न्यायपालिका तथा कार्यपालिका का इसमें पृथक्करण कर दिया गया। ठीक है, न्यायपालिका और कार्यपालिका दोनों को अलग अलग कर दिया गया। सेकंड जो अधिवेशन हुआ था इसका 1886 में कलकत्ता में, और दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष बने थे। ठीक है, ध्यान रखना है, इनको आप नोट करते जाइए, एक डायरी ले लीजिए और उस पर पेन से नोट करते जाइए, आपका लिखा हुआ आपको तुरंत याद हो जाएगा। ठीक है। अब थर्ड देखते हैं। थर्ड जो है, जो तीसरा वाला अधिवेशन हुआ था ये कहाँ पर हुआ था, मद्रास में। कब, 1887 में। क्रम से चल रहा है हर एक वर्ष पे। ठीक है, वो बोल रहे थे ना कि 3 दिन टर्राने से कुछ नहीं होता, तो 3 दिन चलता था वर्ष में, क्या है इससे। ठीक है, तो इसके जो अध्यक्ष, जो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब, तो ये प्रथम बार तमिल भाषा में भाषण दिया गया इसमें। थर्ड जो इसका थर्ड कॉन्फ्रेंस हुई थी, इसमें क्या है कि 1887 में मद्रास में प्रथम बार तमिल भाषा में इसमें भाषण दिया गया। अब चौथा देखते हैं। चौथा देखिए, 1888 में इलाहाबाद में हुआ, और इसके अध्यक्ष बने जॉर्ज यूले, जो प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। ये भी महत्वपूर्ण है, ये भी महत्वपूर्ण है, और ये भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, जो न्यायपालिका तथा कार्यपालिका अलग की गई सेकंड में। ठीक है, थर्ड में क्या हुआ, प्रथम बार तमिल भाषा का प्रयोग किया गया, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष हुए, और कहाँ पर, मद्रास में। ठीक है। फोर्थ में देखिए, 1888 में इलाहाबाद में जॉर्ज यूले यानी प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष बना इसका, और प्रथम बार हिंदी में भाषण दिया गया। किसमें, हिंदी में प्रथम बार भाषण कब दिया गया, चौथी में। विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, यूपी वाले विशेष ध्यान रखें, चौथी में प्रथम बार हिंदी में भाषण दिया गया। ठीक है, आइए अगले में देखते हैं। पांचवा कब हुआ, 1889 में। कहाँ पर, बम्बई में। ठीक है, बम्बई में हुआ, और इसके अध्यक्ष कौन बने, विलियम वैडबर्न, जिन्होंने ए.ओ. ह्यूम के जीवनकार के रूप में काम किया। ठीक है, और पहली बार महिलाओं ने इसमें भाग लिया। ठीक है, कादम्बिनी गांगुली का भाषण इसी में आया था। ठीक है, कादम्बिनी गांगुली। ठीक है, और पांचवा था, ध्यान रखना, ये 1889 में बम्बई में विलियम वेडरबर्न, जो ए.ओ. ह्यूम के जीवनीकार थे, पहली बार महिलाओं ने भाग लिया। कादम्बिनी गांगुली का इसमें भाषण भी आया। ठीक है, छठवां देखिए, 1890 में कलकत्ता में फिरोज शाह मेहता, इसमें कुछ विशेष नहीं हुआ। आइए अगले पल देखते हैं। सातवां देखिए, सातवां जो है 1891 में हुआ। ठीक है, कहाँ पर, नागपुर में। पी आनंद चारलू इसके अध्यक्ष बने, पी आनंद चारलू। ठीक है, कांग्रेस के नाम में पहली बार राष्ट्रीय शब्द जोड़ा गया, बहुत महत्वपूर्ण। ठीक है, 7वें अधिवेशन में 1891 में नागपुर अधिवेशन में आनंद पी चारलू की अध्यक्षता में कांग्रेस के साथ में पहली बार राष्ट्रीय शब्द जुड़ा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। 7वीं में 1891 में नागपुर में पी आनंद चारलू के अध्यक्षता में कांग्रेस के साथ में पहली बार राष्ट्रीय शब्द जुड़ा, तो उसका नाम क्या हो गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक है, 8वीं देखिए, 8वीं में क्या हुआ, 1892 में इलाहाबाद में इसकी जो है कॉन्फ्रेंस हुई, और व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके अध्यक्ष बने। 9वीं देखिए, 9वीं में 1893 में लाहौर में दादा भाई नौरोजी इसके फिर से अध्यक्ष बने। पहली के अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे, देखिए दिखा देते हैं,
ये सेकंड वाली जो थी, सेकंड वाली के दादा भाई नौरोजी बने थे, ठीक है, और इसके 9वीं के, ठीक है, 1893 में, 1886 1893 दादा भाई नौरोजी, ठीक है। अब देखिए 10वीं कब हुई थी? 1894 में मद्रास में एल्फ्रेड वेव इसके अध्यक्ष बने थे। अगला देखिए, उसमें यह भी पूछा जा सकता है कि दूसरी बार दादा भाई नौरोजी कब अध्यक्ष बने या किस अधिवेशन में बने, तो 9वें अधिवेशन में या 1893 के अधिवेशन में, लाहौर अधिवेशन में, ठीक है। 10वीं देखिए 1894 मद्रास एल्फ्रेड वेव, ठीक है। 12वीं 1896 में कलकत्ता में, ठीक है, रहीम तुल्का साइनी ये इसके अध्यक्ष बने। पहली बार वंदे मातरम का गायन, जो हमारा राष्ट्रगान है, राष्ट्रगीत है वंदे मातरम, उसका गान इसमें किया गया, ठीक है। जो नौरोजी थे, नौरोजी ने धन के निष्कासन का सिद्धांत भी इसी अधिवेशन में दिया था। ये बहुत महत्वपूर्ण है 12वां, ठीक है। एक तो वंदे मातरम की वजह से, ठीक है, और दूसरा नौरोजी के धन निष्कासन के सिद्धांत के आधार पे ये महत्वपूर्ण साबित होता है, ठीक है, इसे याद रखना थोड़ा। 14वां देखते हैं 1898 में, ठीक है, 1898 में 14वां हुआ। ये महत्वपूर्ण पर ध्यान रख लेते हैं हम थोड़ा। 13वां छोड़ दिया, 14वां, ठीक है। वैसे आप ध्यान रख सकते हैं, हर वर्ष एक हो रहा है, तो 97 में हुआ था। 1898 में मद्रास में आनंद मोहन बोस के अध्यक्षता में इसमें वन्य कानून में संशोधन, ठीक है, जो जो जंगल होते हैं उनमें उनके जो कानून बने हुए थे उनमें संशोधन किया गया इसमें, ठीक है। 21वां देखते हैं, 21वें में क्या हुआ था? 1905 में बनारस अधिवेशन में गोपाल कृष्ण गोखले जो है इसके अध्यक्ष बने और बंग भंग की निंदा की गई इसमें, ठीक है। बंग भंग यानी बंगाल का विभाजन जो किया गया था उसकी निंदा इसमें की गई। 21वें में स्वराज पर चर्चा, गोखले के विपक्ष के नेता की उपाधि, गोखले को विपक्ष की नेता की उपाधि दी गई इसी में, ठीक है। किसको? गोपाल कृष्ण गोखले को, क्योंकि बंग भंग की निंदा की, हाँ, स्वराज पर चर्चा की गई, यानी अपना राज होना चाहिए, यहाँ पे स्वदेशियों का राज होना चाहिए भारत में, तो इसकी चर्चा की, तो विपक्ष के नेता की उपाधि मिलना स्वाभाविक है, ठीक है। 22वां देखिए, कलकत्ता अधिवेशन, दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में स्वराज यानी राष्ट्रीय आंदोलन का लक्ष्य घोषित करके, ये इसमें स्वराज को राष्ट्रीय आंदोलन का लक्ष्य घोषित किया गया दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में। ये तीसरी बार हो रहा है दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में, पहला 86 में, ठीक है, अब ये तीसरा हो रहा है 1906 में, ठीक है, कलकत्ता अधिवेशन में। अब देखिए इसमें क्या है, राष्ट्रीय शिक्षा संबंधी प्रस्ताव इसमें लाए गए 22वें में राष्ट्रीय शिक्षा संबंधी प्रस्ताव। 23वां देखिए, 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ जिसमें रास बिहारी घोष जो थे अध्यक्ष बने और कांग्रेस का नरम दल गरम दल विभाजन हुआ 1907 में, ठीक है। 1907 में दोनों दल के रूप में कांग्रेस का विभाजन हो गया, ठीक है। सूरत में कांग्रेस का पतन हमारी बहुत बड़ी जीत है, ये मिंटो द्वितीय ने कहा था, ठीक है। सूरत में कांग्रेस का पतन मतलब विभाजन, ठीक है। सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था तो उसका पतन हो गया, उसका विभाजन हो गया, यानी कोई चीज़ बट जाती है दो हिस्सों में तो उसका एक प्रकार से पतन हो जाता है, तो ये उसने बड़ी जीत के रूप में देखा था मिंटो द्वितीय ने। आइए अगले उस पर देखते हैं। इसमें प्रमुख उदारवादी नेता कौन थे? उदारवादी नेताओं में गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, दिनसा ई वाचा लिखते हैं वैसे कहीं, दिनसा वाचा, व्योमेश चंद्र बनर्जी हैं और सुरेंद्रनाथ बनर्जी इसके प्रमुख उदारवादी नेता थे। उदारवादी मतलब नरम दल के नेता। ये स्वराज का अर्थ साम्राज्य के अंदर औपनिवेशिक स्वशासन चाहते थे, यानी महारानी ही शासन करती रहे लेकिन देश के अंदर कुछ कानून बनाने का अधिकार, कुछ राज्य करने का अधिकार स्वदेशियों को मिल जाए, ठीक है, ये चाहते थे। नरम दल के नेताओं की आंदोलन पद्धति राजा वामवध्य आंदोलन, ठीक है, थी। उनके आंदोलन की जो पद्धति थी वो राजा वामवध्य आंदोलन यानी कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन की थी, ठीक है। स्वदेशी आंदोलन के कारण विभाजन हुआ और
नरमपंथी नेता शहरी क्षेत्रों से थे। कहाँ से? शहरी क्षेत्रों से अधिक थे। ठीक है। अब गरम दल के प्रमुख नेता कौन थे? एक तो ये लाल बाल पाल यानी बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष। ये लाल बाल पाल तो याद रख लेते हैं, लेकिन ये चौथे जो हैं अरविंद घोष, इन्हें भी याद रखिए। ठीक है। तिलक का कथन है, हमारा उद्देश्य आत्मनिर्भरता है, भिक्षावृत्ति नहीं। ठीक है। ये चाहते थे कि हमें अपने हाथ में पूर्ण स्वतंत्रता, पूर्ण स्वाधीनता, पूर्ण जो है स्वशासन मिले। ठीक है। भिक्षा के आधार पर हम देश में जीना नहीं चाहते। उग्रवादी जो दल के स्वराज का अर्थ है विदेशी नियंत्रण से पूर्ण स्वतंत्रता, यानी जो विदेशी शासन सत्ता हमारे ऊपर विराजमान है उससे हमें पूर्ण रूपेण स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। उग्रवादी दल आक्रामक प्रतिरोध में विश्वास, आत्म बलिदान के लिए दृढ़ निश्चय, ये इनका उग्रवादियों का जो है विशेष वो था। उग्रवादी दल आक्रामक प्रतिरोध में विश्वास करते थे, आत्म बलिदान के लिए दृढ़ निश्चय था। यानी या तो जिएंगे तो पूरे उसके साथ में जिएंगे, अपने आत्म बलिदान के साथ में। ठीक है। आत्म गौरव के साथ में। ठीक है। और नोट करने वाली बात है, गांधी के पहले राष्ट्रीय आंदोलन में जिन घटनाओं ने प्रभावित किया था वो क्या क्या थी। ठीक है। तो 1898 में इटली जो अब्सीनिया का युद्ध हुआ था, इटली पराजित हुई थी उसमें। चीन में बक्सर आंदोलन। ठीक है। रूस पर जापान की विजय 1905 में। आयरलैंड की क्रांतिकारी आंदोलन। ठीक है। 23वां अधिवेशन हुआ, उसके लिए देखते हैं। 1908 में मद्रास अधिवेशन हुआ था, रास बिहारी बोस इसके अध्यक्ष बने थे। ठीक है। और कांग्रेस के संविधान का निर्माण, ठीक है, इसी में हुआ था। कांग्रेस के संविधान का निर्माण 23वें अधिवेशन में 1908 के मद्रास अधिवेशन में रास बिहारी बोस की अध्यक्षता में हुई थी। ठीक है। 24वां अधिवेशन हुआ 1909 में लाहौर में, मदन मोहन मालवीय इसमें थे। और निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान इसी में किया गया, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है। ये निःशुल्क शिक्षा का जो प्राथमिक शिक्षा थी उसका प्रावधान इसी में किया गया। ठीक है। इसी में मांग की गई। और 26वां है 1911 में कलकत्ता अधिवेशन, इसमें विशन नारायण दर इसके अध्यक्ष बने। राष्ट्रगान का गायन इसी में किया गया है, बहुत महत्वपूर्ण, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है। राष्ट्रगान का गायन 26वें अधिवेशन में कलकत्ता में 1911 में विशन नारायण इसके अध्यक्ष बने, विशन नारायण दर। ठीक है। आइए अगले पर चलते हैं, 27वीं पर। 1912 में बांकीपुर पटना, रघुनाथ नरसिंह मधोलकर ह्यूम को कांग्रेस का पिता घोषित किया गया इसमें। ठीक है। 27वें अधिवेशन में 1912 में बांकीपुर पटना में रघुनाथ नरसिंह मधोलकर इसके अध्यक्ष बने थे। ठीक है। अब 30वें अधिवेशन के बारे में देखते हैं। 30वां अधिवेशन क्या कह रहा है? 1915 में बम्बई सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा इसके अध्यक्ष बने। जो वेलिंगटन ने भी भाग लिया था इसमें, वह भी इस समय बंगाल का गवर्नर था। ठीक है। तो कांग्रेस व मुस्लिम लीग के संयुक्त अधिवेशन पर सहमति इसमें दी गई थी। ठीक है। कांग्रेस व मुस्लिम लीग के संयुक्त अधिवेशन पर सहमति दी गई थी 30वें अधिवेशन में 1915 में। 1916 लखनऊ अधिवेशन हुआ, अंबिकाचरण मजूमदार के अध्यक्षता में, अंबिकाचरण मजूमदार। ठीक है। 31वां नरम दल और गरम दल का मिलन, मुस्लिम लीग से समझौता, ये इसमें हुआ। ठीक है। 32वां हुआ 1917 में कलकत्ता में, एनी बेसेंट इसकी अध्यक्ष बनी, प्रथम महिला अध्यक्ष। सर्वप्रथम तिरंगे झंडे को कांग्रेस ने अपनाया, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि प्रथम बार तिरंगे झंडे को अपनाया और प्रथम महिला अध्यक्ष बनी। ये दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है 1917 का कलकत्ता अधिवेशन। ठीक है। 1916 और 1917, 16 लखनऊ में नरम दल गरम दल ठीक है क्या है, दोनों का मिलन हुआ और मुस्लिम लीग से समझौता हुआ। ठीक है। 34वां 1919 में अमृतसर में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया मोतीलाल नेहरू ने इसमें। ठीक है। 1920 के नागपुर अधिवेशन में विजय राघवाचार्य इसके अध्यक्ष बने, वी राघवाचार्य। ठीक है। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पेश किया गया इसमें। ठीक है। शॉर्ट में आपको निकालते ले चल रहे हैं, जहाँ कहीं भी आपको मिले लिखने लायक पॉइंट उसी नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए। ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंटों को हमने इसमें रखने की कोशिश की है।
अगला देखिए 36वां अधिवेशन 1921 में अहमदाबाद में हकीम अजमल खान कार्यवाहक इसके जो है अध्यक्ष बने और सियालदास को जेल इसी में हुई थी। ठीक है। 37वां 1922 में गया पटना में हुआ चित्तरंजन दास की अध्यक्षता में। 38वां 1923 में काकीनाडा में हुआ था। मोहम्मद अली जौहर की अध्यक्षता में अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना, ये पूछा जा सकता है, खादी बोर्ड की स्थापना कौन से में की गई? तो काकीनाडा में 1923 में 38वें अधिवेशन में इसके अध्यक्ष मोहम्मद अली जौहर थे। ठीक है। अगला देखिए 29वां, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है तो इसलिए इस पे हम टिक लगा रहे हैं क्योंकि अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना इसमें की गई थी। ठीक है। जो गांधीवादी जो क्रांतिकारी आंदोलन था उसमें खादी के लिए जो प्रयास किए जा रहे थे गांधी के द्वारा, स्वदेशी के लिए काम किए जा रहे थे, उसके संबंध में है। ठीक है। अब अगला देखिए अगला देखिए 1939 में क्या नाम है 1924 में 39वां बेलगाम अधिवेशन कर्नाटक में गांधी की अध्यक्षता में हुआ। बहुत महत्वपूर्ण, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, पहला बेलगाम अधिवेशन 1924 में गांधी जी की अध्यक्षता में। ठीक है। 40वां देखिए, 40वां भी बहुत महत्वपूर्ण है। 1925 में कानपुर में ये अधिवेशन हुआ था और सरोजिनी नायडू इसकी अध्यक्ष बनी थी, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी। ठीक है। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा जो श्यामलाल गुप्ता पार्षद के द्वारा गाया गया था वो भी इसी में गाया गया, ये भी ध्यान रखना, एक महत्वपूर्ण पॉइंट आपको और मिल गया। श्यामलाल जो गुप्ता पार्षद रहे थे उनके द्वारा ये गाया गया था विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी 1925 में कानपुर अधिवेशन में सरोजिनी नायडू और 1925 में 40वां अधिवेशन। ठीक है। अगला देखिए 44वां हुआ था 29 में हुआ था। ठीक है। 1929 में लाहौर में जवाहरलाल और गांधी के कहने पर पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव इसमें दिया गया। ठीक है। जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष बने थे। ठीक है। और गांधी के कहने पर, ठीक है, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव दिया गया था। ये भी महत्वपूर्ण है। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव किस में दिया गया था, किस अधिवेशन में दिया गया था? तो 44वें अधिवेशन 1929 में। ठीक है। अगला देखिए 45वां हुआ था 1931 में कराची अधिवेशन। सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष बने थे। इसमें मौलिक अधिकार का प्रस्ताव दिया गया, आर्थिक नीति का प्रस्ताव दिया गया और इरविन समझौते का अनुमोदन किया गया। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा प्रस्ताव, ठीक है, काय का मौलिक अधिकार प्रस्ताव, ठीक है, आर्थिक नीति का प्रस्ताव, इरविन समझौता का अनुमोदन, ये। और इसी में कहा गया था कि गांधी मर सकते हैं लेकिन गांधीवादी नहीं। ठीक है। गांधी तो मर सकते हैं लेकिन उनके जो विचार मानने वाले हैं, विचारों को फॉलो करने वाले हैं, वो नहीं मरेंगे, यानी उनके विचार हमेशा अमर रहेंगे। ये बात भी इसी से संबंधित है। अब 47वां देखते हैं। 47 में क्या महत्वपूर्ण है? 1933 में कलकत्ता में इसकी अध्यक्षता श्रीमती नेल्ली सेन गुप्ता ने, ठीक है, इसकी अध्यक्षता की थी। दूसरी भारतीय महिला थी। ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि दूसरी भारतीय महिला है और तीसरी महिला अध्यक्ष हैं। ठीक है। पहली एक विदेशी, ठीक है, दूसरी एक भारतीय, तीसरी एक भारतीय। ठीक है। इस प्रकार से 48वां 1934 में बम्बई में हुआ। राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष बने थे और कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना हुई। ठीक है। 49वां 1936 में लखनऊ में जवाहरलाल नेहरू इसके फिर दोबारा से अध्यक्ष बने। कांग्रेस का समाजवादी लक्ष्य रखा गया इसमें। 50वां 1937 में फैजपुर में महाराष्ट्र में, ठीक है, फैजपुर महाराष्ट्र में जवाहरलाल नेहरू इसके फिर अध्यक्ष बने। ठीक है। और प्रथम अधिवेशन जो गांव में हुआ था, गांव में होने वाला प्रथम अधिवेशन, किसी भी गांव में होने वाला, फैजपुर गांव था, उस गांव में होने वाला प्रथम अधिवेशन 50वां था 1937 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। 51वां हरिपुरा गुजरात में 1938 में सुभाष चंद्र बोस, ये बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा गया है। सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन रोमन लिपि में
रोमन लिपि को हिंदी में, ठीक है, इसी में लिखा गया, ठीक है। 52वां त्रिपुरा है, जबलपुर मध्य प्रदेश, जो त्रिपुरा स्थान है जबलपुर मध्य प्रदेश में 1939 में वहाँ पर हुआ। त्रिपुरी होना चाहिए शायद। सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हुआ और राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बने त्यागपत्र के बाद, ठीक है। किसके त्यागपत्र के बाद? सुभाष चंद्र बोस ने इसमें त्यागपत्र दे दिया था। तो प्रथम बार अध्यक्ष पद के लिए मतदान किया गया इसमें, ठीक है। बहुत बहुत महत्वपूर्ण 1939 का त्रिपुरी अधिवेशन है शायद ये, ठीक है। और 52वां अधिवेशन है, अध्यक्ष बने थे सुभाष चंद्र बोस, लेकिन बाद में इसमें त्यागपत्र दे दिया गया उनके द्वारा, तो राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष बने, ठीक है। 53वां देखते हैं। 1940-45 में रामगढ़ अबुल कलाम आज़ाद इसके अध्यक्ष बने, ठीक है। सबसे युवा और सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष बनने वाले यही हैं, पूछा जा सकता है, महत्वपूर्ण है, ठीक है। और 54वां अधिवेशन 1940 में मेरठ में जेबी कृपलानी इसके अध्यक्ष बने। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय अध्यक्ष यही थे, ठीक है। 47 में स्वतंत्रता प्राप्ति के समय जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? जेबी कृपलानी, आचार्य जेबी कृपलानी। मेरठ अधिवेशन 1940 54वां था। बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है, याद रखना। और 55वां पट्टाभी सीतारमैया इसके अध्यक्ष बने और 1948 में जयपुर अधिवेशन हुआ। तो आज के लिए इतना ही। 1948 तक के अधिवेशन हमने करा दिए, इसमें महत्वपूर्ण जो तथ्य थे शॉर्ट फॉर्म में आपको उपलब्ध करा दिए, इनको याद कीजिए। और आने वाली अगली वीडियो में आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण किसी टॉपिक के साथ में हम उपस्थित होंगे। हमारी वीडियोस कभी कभी नहीं आ पा रही हैं क्योंकि हम किसी विशेष काम में लगे हुए हैं, तो इस वजह से, लेकिन फिर भी आप इनको करते रहिए, आपको बहुत ही महत्वपूर्ण अच्छे अच्छे पॉइंट्स आपको मिलते रहेंगे हमारी वीडियोज़ के माध्यम से, चाहे वो हिंदी हो, जीके हो, गणित हो, रीजनिंग हो या अन्य कोई सब्जेक्ट हो, ठीक है। आप हमारे चैनल पर बने रहिए, आपके लिए बहुत ही अच्छे अच्छे पॉइंट्स, अच्छे अच्छे ऐसे तथ्य लेके आएंगे, ऐसे ऐसे प्रश्न लेके आएंगे जो परीक्षा में डायरेक्ट देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। हमारा चैनल छोटा बेशक है, लेकिन आपके लिए हम भरपूर कोशिश करते हैं कि आपका परीक्षा में चयन हो, ठीक है। तो इसलिए देखते रहिए हमारा चैनल, बने रहिए हमारे साथ में और हमारा सपोर्ट कीजिए थोड़ा, ठीक है। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना चाहो तो कर दीजिए, नहीं करना चाहो तो आपकी इच्छा है, ठीक है। जय हिंद, नमस्कार।